गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सरल रेखा में गति का आगे का टॉपिक कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने वेग का कंसेप्ट पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग है वो है त्वरण। नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग है वो है त्वरण। त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर, यानी समय के साथ जो वेग में परिवर्तन होता है, वेग बढ़ता है, वेग घटता है, उस दर को जो है वो क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। सिंपल फॉर्मूला जो है a बराबर होता है v/t। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है और इसका जो मात्रक है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह एक सदिश राशि है और इसका जो मात्रक है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखना। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब होता है मीटर पर सेकंड कि एक सेकंड। अब ये तो वेग है कि एक सेकंड में वेग जो है वो कितना परिवर्तित होता है। जैसे त्वरण जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मान लो त्वरण कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब प्रारंभिक वेग 0 है तो एक सेकंड बाद तो ये मीटर पर सेकंड तो एक सेकंड बाद कितना बढ़ेगा? 2 मीटर पर सेकंड। वेग हो गया 2 मीटर पर सेकंड, फिर हो गया 4 मीटर पर सेकंड, फिर हो गया 6 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से वेग बढ़ता जाएगा। तो ये वेग में परिवर्तन की दर है, इसे क्या कहा जाता है? त्वरण। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। त्वरण के प्रकार की बात करें कि त्वरण कितने प्रकार का होता है, तो जैसे आपको वेग के बारे में बताया, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। जैसे आपको चाल के बारे में बताया, औसत चाल, तात्क्षणिक चाल, वैसे ही त्वरण भी 2 प्रकार का होता है, औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण। त्वरण भी 2 प्रकार का होता है। कौन सा होता है? एक औसत त्वरण होता है और दूसरा क्या होता है? तात्क्षणिक। औसत त्वरण की बात करें तो वो होता है डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t, कि डेल्टा t समय में वेग में परिवर्तन जो है वो डेल्टा v हो रहा है। डेल्टा t समय में वेग में जो परिवर्तन है वो डेल्टा t समय में वेग में जो परिवर्तन है वो डेल्टा v हो रहा है। तो त्वरण जो है वो क्या होगा? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इसे लिख सकते हैं v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t। अब ये एक सदिश राशि है तो यहाँ पर वेक्टर आ जाएगा। सदिश राशि है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? वेक्टर। यहाँ भी वेक्टर। बात करें तात्क्षणिक त्वरण की। तात्क्षणिक त्वरण यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? dv/dt। जैसे तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक वेग देखा था, अब तात्क्षणिक त्वरण है तो अवकलन करना पड़ता है। a इंस्टेंटेनियस बराबर dv/dt और dv/dt है। ठीक है, dv/dt है तो इसका मतलब आपको वेग का समय के साथ क्या करना पड़ेगा? अवकलन करना पड़ेगा, ताकि हम तात्क्षणिक त्वरण को याद कर सकें। अब इसमें जो आगे इंपॉर्टेंट बात आती है, वो आती है वेग समय आरेख। आगे जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है वेग समय आरेख। वेग समय आरेख की बात करें या चाल समय आरेख की बात करें दोस्तों, वेग समय आरेख या चाल समय आरेख की बात करें तो जैसे वेग का स्पेसिफिकेशन होता है वैसे ही चाल का स्पेसिफिकेशन होता है। तो इनकी अगर बात की जाए तो वेग के बारे में बताया जाता है कि वेग प्लस भी होता है, वेग माइनस भी होता है, लेकिन चाल के बारे में बताया जाता है चाल हमेशा प्लस होती है। तो इसलिए आरेख को समझना जरूरी है। अब जैसे कोई भी आरेख, अब ये वेग समय आरेख है या चाल समय आरेख है, ठीक है। अब इस आरेख की बात करें तो इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता
तो जैसे हर कोई भी आरेख हो, ये वेग समय आरेख है, कोई दिक्कत नहीं है। हर आरेख में अगर देखें ये कंसेप्ट जो है वो नॉर्मली काम आता है। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता देखें तो मैंने वक्र पे स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है उसके बारे में बताया था, वो होती है dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। तो ये वेग ये समय, तो y एक्सिस पर वेग, x एक्सिस समय, तो ये हो गया dv अपॉन dt, और dv अपॉन dt का मतलब होता है a इंस्टेंटेनियस। इसका मतलब वो किसे व्यक्त करती है, ताक्षणिक त्वरण को व्यक्त करती है। दूसरी बात अगर देखें कि यदि ये आरेख क्या हो, सरल रेखा हो, यदि ये आरेख क्या हो, सरल रेखा हो, तो इसकी जो ढाल है या प्रवणता है वो ए इंस्टेंटेनियस को व्यक्त करेगी। और इस स्थिति में क्या होता है, हमेशा की तरह यही नियम लगेगा। इस स्थिति में क्या होता है, ए इंस्टेंटेनियस बराबर ए एवरेज, ए इंस्टेंटेनियस बराबर ए एवरेज। जैसे यही चीज अगर मान लो कोई भी आरेख हो, अगर ये आरेख क्या हो, विस्थापन समय आरेख हो, तो विस्थापन समय आरेख है तो इसकी ढाल जो है वो किसी बिंदु पर ढाल जो है वो व्यक्त करती है ताक्षणिक त्वरण को, तो ताक्षणिक त्वरण तो आएगा। लेकिन जब सरल रेखा होता है उस स्थिति में क्या होगा, ठीक है, तो विस्थापन समय आरेख में ढाल जो है वो किसे व्यक्त करेगी, वो वेग को व्यक्त करेगी। अगर दूरी समय आरेख है तो ढाल किसे व्यक्त करेगी, वो चाल को व्यक्त करेगी। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। लेकिन सरल रेखा के केस में क्या होता है, जो औसत मान होता है वो ताक्षणिक मान के क्या होता है, बराबर होता है। औसत मान जो है वो ताक्षणिक मान के क्या होता है, बराबर होता है। अब कुछ पर्सन जो है इस टॉपिक के, त्वरण से टॉपिक जो है, इस टॉपिक के कुछ पर्सन है वो अपन देखते हैं, वो सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इस टॉपिक को, किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे सिंपल से क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। S बराबर t की क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। S बराबर t की क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। ये t समय पर कण का विस्थापन है, t समय पर कण का विस्थापन। अब उस समय पर कण का त्वरण याद करो, उस समय पर कण का त्वरण याद करो उस समय पर कण का वेग याद करो, कण की चाल याद करो जब त्वरण शून्य हो, जब त्वरण क्या हो, शून्य। अब त्वरण शून्य हो तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वेग देखना पड़ेगा। वेग होगा ds अपॉन dt। वेग क्या होगा, ds अपॉन dt। अब ds अपॉन dt करेंगे तो हो गया 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, ये आ गया अपने पास वेग। अब अगर इसका एक बार फिर से अवकलन करें तो त्वरण आ जाएगा dv अपॉन dt। अब फिर से अवकलन क्या हो गया 6t माइनस 4, 6t माइनस 4। अब हमें कब याद करना है त्वरण, जब क्या हो, हमें वेग कब याद करना है, चाल कब याद करना है, जब त्वरण क्या हो, शून्य हो। अब त्वरण को शून्य कर दो तो 6t माइनस 4 बराबर 0, तो 6t बराबर 4, t बराबर 4/6 यानी कि 2/3 सेकेंड। अब इस सेकेंड पर हमें चाल ज्ञात करनी है तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो v t इक्वल्स टू 2/3, और इसे सोल्व करेंगे तो 3, 2/3 का स्क्वायर माइनस 4, 2/3 प्लस 3, ठीक है। यहां से अगर देखें तो क्या आएगा आंसर, ये कितना हो गया भाई, ये जो है ये हो गया 4/3, क्यों 4/9 और 3, 4/3 माइनस 8/3 प्लस 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस का इस कैल्शियम ले लो भी 3 आ जाएगा। अब ये 4 माइनस 8 प्लस 9, ठीक है, तो कितना हो गया भाई, कितना हो गया 5/मीटर पर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। यानी नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
कितने टाइम बाद त्वरण शून्य होगा, कितने टाइम बाद त्वरण शून्य होगा, या फिर उस समय पर उसकी चाल क्या होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। आपको केवल अवकलन करना है और बेसिक मैथ का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो उस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझते हैं। कैसा क्वेश्चन आता है देखिए त्वरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भाई वेग समय आरेख जो है, वेग समय आरेख जो है वो इस प्रकार से t बराबर 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड और ये जो है ये आ गया 1 पर सेकेंड। t बराबर 2 सेकेंड पर वेग जो है वो आ गया 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और t बराबर 4 सेकेंड, t बराबर 4 सेकेंड पर ये जो है ये कितना आ गया, ठीक है। t बराबर 2 सेकेंड पर ये है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और t बराबर 4 सेकेंड पर अगर देखें तो ये जो है ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब आपसे पूछेगा कि भाई t बराबर 2 सेकेंड पर त्वरण क्या होगा। t बराबर 3 सेकेंड पर त्वरण क्या होगा, t बराबर 4 सेकेंड पर त्वरण क्या होगा। यानी कैलकुलेट एक्सेलरेशन जो है, त्वरण जो है वो ज्ञात करना है। 2 सेकेंड में पूछा जा, 3 सेकेंड में पूछा, 4 सेकेंड में पूछा जा सकता है, कैसे ज्ञात करें। अब इसको ज्ञात करना है तो आपको इसकी इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। पहले इस आरेख को समझते हैं कि आरेख कैसा है। तो ये परवलय है, ये क्या है, परवलय है। और परवलय है तो ये कौन सा है, तो इसकी पावर आएगी 1, इसकी पावर आएगी 2, क्योंकि परवलय जो है वो जिस एक्सिस के अनुदिश हो उसकी घात 1 आती है, जिससे दूर हो उसकी घात 2 आती है। इस कंसेप्ट को आप याद रखना। तो यहाँ से अगर देखें तो v प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, v बराबर के टी स्क्वायर, ठीक है। अब v बराबर के टी स्क्वायर, अब k की वैल्यू चाहिए आपको तो t बराबर 2 पुट कर दो। v बराबर 1 के 2 का स्क्वायर, तो k बराबर आ गया भाई 1/4 और k बराबर 1/4 तो v बराबर हो गया t स्क्वायर बाई 4। v बराबर क्या हो गया, t स्क्वायर बाई 4। अब क्या t बराबर 2 सेकंड पर अब त्वरण क्या होगा, a बराबर dv बाई dt। इसका अवकलन करो तो ये हो गया 2t/4 यानी कि t/2, ठीक है। 2t/4 यानी कि t/2। अब 2 सेकंड पर देखना t बराबर 2 पर, तो 2 सेकंड पर त्वरण क्या होगा, तो 2 पुट कर दो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 2 पुट किया। 3 सेकंड पर अगर देखें तो 3 पुट कर दो यहाँ पे, तो 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 सेकंड पर पूछे तो क्या हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व किया जा सकता है। तो देखो जो दिक्कत वाली बात है वो है ग्राफ को पहचानना। ग्राफ काफी बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं, जो पिछले वीडियो देख रहे हैं उनको इस बात का पता है कि ऐसे अपन ने काफी क्वेश्चन किए, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे अपन एक और क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन त्वरण का, फिर अपन आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो एक क्वेश्चन और क्या देखें, एक क्वेश्चन और जो है उसमें अपन ये कर सकते हैं कि भाई x बराबर 3t² या फिर ये मान लो कि s वेक्टर बराबर विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश जो है वो क्या है 3t² - 4t + 2i प्लस 6tj,
ठीक है। विस्थापन सदिश जो है वो क्या है, एस वेक्टर बराबर 3t स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t प्लस 2 प्लस में 6t साथ में j है। अब ये बोलेगा कि भाई t बराबर 2 सेकंड पर चाल ज्ञात करो। t बराबर 2 सेकंड पर चाल ज्ञात करो। तो चाल ज्ञात करनी है तो यहां पर जो है अब इसको कैसे सोल्व करें, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चाल की बात करें, वेग की बात करें तो ये एक सिंपल सी बात है। विस्थापन जो है वो क्या है, एस वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स का मतलब एक्स दिशा में विस्थापन, वाई का मतलब वाई दिशा में विस्थापन, और ये टोटल विस्थापन। अब v जो है वो क्या होगा, वो होता है ds अपॉन dt। अब आउटलाइन करेंगे तो ds अपॉन dt जो है वो क्या होगा, वो होगा dx अपॉन dt साथ में i कैप प्लस dy अपॉन dt साथ में j कैप। dx अपॉन dt का मतलब vx x दिशा का वेग और dy अपॉन dt का मतलब y दिशा का वेग। यानी नॉर्मली अगर देखें तो v बराबर vx i कैप प्लस vy j कैप। वेक्टर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इसको सिंपली तो इसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करें तो ये तो बड़ा आसान है। ये हो गया 6t माइनस 4 प्लस इसका भी अवकलन आसान है, 6 ये i कैप ये j कैप v वेक्टर। अब अगर यहां पर देखें t बराबर 2 सेकंड पर चाल ज्ञात करनी है तो t बराबर 2 तो पुट करो, तो v वेक्टर एट t इक्वल्स टू 2। तो t इक्वल्स टू 2 पुट किया तो 6 गुना 2 12 माइनस 4 8 i कैप प्लस 6 j कैप। सही है। अब चाल ज्ञात करनी है, ये तो वेग है, सदिश राशि है, इसका जो परिमाण है, चाल जो है वो क्या होगा, इसका परिमाण मोड ऑफ v वो हो गया अंडर रूट में 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अंडर रूट में 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर देखो 64 प्लस 6 का स्क्वायर देखो 36, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया 100 का रूप हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर में मान तो 10 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके है। वैसे क्वेश्चन जो है वो द्विविमीय गति का है, हम पढ़ रहे हैं सरल रेखा में गति। क्वेश्चन जो है वो द्विविमीय गति का, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला, केवल सिंपल सा कंसेप्ट है, उसको अप्लाई कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई अपने त्वरण की। अब त्वरण में जो आखिरी बात है, आखिरी बात जो है उसको ध्यान से समझना, उसका एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक में। अब ये बात जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन बात कर रहे थे, जैसे टॉपिक की शुरुआत हुई थी, हम बात कर रहे थे वेग समय आरेख। वेग समय आरेख की हम बात कर रहे थे, तो इसमें बात आती है कि किसी बिंदु, जैसे वेग समय आरेख वक्रीय हो तो इसके किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है वो होती है dv अपॉन dt, और dv अपॉन dt का मतलब होता है a इंस्टेंटेनियस, यानी कि तात्क्षणिक त्वरण, यानी कि तात्क्षणिक त्वरण। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है वो तात्क्षणिक त्वरण को व्यक्त करती है। ये वेग है, ये समय। अब ये वक्रीय है, लेकिन दूसरी स्थिति जो है वो सरल रेखा भी हो सकता है। सरल रेखा हो तो उस रेखा की ढाल तात्क्षणिक त्वरण को व्यक्त करेगी, लेकिन सरल रेखा के केस के लिए क्या होता है, औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण दोनों के मान बराबर होते हैं। तो ये बात अगर देखिए, ये सरल रेखा VT आरेख, सरल रेखा, अब ये सरल रेखा हो तो इसकी ढाल जो है वो तात्क्षणिक त्वरण को प्रदर्शित करेगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इस स्थिति में A इंस्टेंटेनियस बराबर होता है A एवरेज। अब कहोगे ये बातें तो आपको बता दी, बिल्कुल ये बातें तो आपको बता दी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहां है। इंपॉर्टेंट बात जो है वो यहां पर है VT आरेख, कि ये वेग समय आरेख है, और इसमें अगर अपन देखें समय अक्ष
वेग समय आरेख जो है, वेग समय आरेख का समय अक्ष के अनुदिश घेरा गया क्षेत्रफल, जी हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, घेरा गया क्षेत्रफल। क्वेश्चन नेवी एयरफोर्स में भी पूछा जा चुका है ये कि वेग समय आरेख का जो क्षेत्रफल है वो किस राशि को व्यक्त करता है। तो वेग समय आरेख जो है उसका समय अक्ष के अनुदिश घेरा गया क्षेत्रफल जो है वो किसे व्यक्त करेगा, दूरी या विस्थापन। अब दूरी या विस्थापन जो है अब कैसे पता चलेगा दूरी क्या है विस्थापन क्या है, तो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई आरेख, जैसे कोई आरेख है, अब इस आरेख में देखें ये वेग है ये समय है, अब ये क्षेत्रफल S1 है, ये क्षेत्रफल S2 है, ये क्षेत्रफल S3 है। तो अगर मेरे को दूरी पूछी जाए तो दूरी के बारे में बताया, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो ये क्षेत्रफल S1, ये S2, ये S3, अब यहां से दूरी जो है तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो कुल दूरी हो गई S1 प्लस S2 प्लस S3। लेकिन बात करें विस्थापन की, बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन की बात करें तो ये S1, ये S2, ये S3, तो ये विस्थापन प्लस है लेकिन ये विस्थापन माइनस। आप कहोगे क्षेत्रफल माइनस नहीं होता लेकिन विस्थापन माइनस हो सकता है, इसलिए ये हो गया S1 माइनस S2 प्लस S3। इस कंसेप्ट का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये बात जो है कि घेरा गया क्षेत्रफल, दूरी, विस्थापन, क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करेंगे। देखो मैथमेटिक्स में एक एक्सरसाइज चलती थी वक्र का क्षेत्रफल। अब वक्र का क्षेत्रफल जो है वो दोस्तों क्या होता है, वक्र का क्षेत्रफल होता है y dx। अब ये वक्र है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है y dx, ठीक है ना, वक्र का y dx। अब यहां पर अपने लिए देखें तो इधर वेग है इधर समय है, तो ये जो क्षेत्रफल हो गया v dt, v dt, v का मतलब होता है dx अपॉन dt, वेग का मतलब होता है dx अपॉन dt। अब dt से dt कैंसिल और ये आ गया x, x का मतलब विस्थापन या फिर दूरी, ठीक है। तो इस टॉपिक को आपको ध्यान रखना है। अब इसका एक क्वेश्चन जो है वो अपन देखते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसा आता है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। इसका क्वेश्चन कैसा आता है, वेग समय आरेख रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे पिछला ही क्वेश्चन देखें, ये v है ये t है, 2 सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड और 4 सेकेंड पे 4 मीटर पर सेकेंड। अब पूछे प्रथम 5 सेकेंड में तय दूरी ज्ञात करो। प्रथम 5 सेकेंड में तय दूरी जो है वो ज्ञात करनी है। अब कैसे ज्ञात होगी, ठीक है। प्रथम 5 सेकेंड में पूछ सकता है, प्रथम 4 सेकेंड में पूछ सकता है। अब ये दूरी कैसे 4 सेकेंड का देख लेते हैं, जैसे दूरी कैसे ज्ञात है। तो दूरी मैंने बताया कि VT आरेख का क्षेत्रफल दूरी को व्यक्त करता, दूरी क्या होगी, वो होगी S बराबर V dt, S बराबर V dt। लेकिन V तो अपने पास है नहीं, तो मैंने V को ज्ञात करने बताया था, इसकी पावर 1 इसकी पावर 2, तो V प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, V बराबर k t स्क्वायर। याद आ रहा है क्या सॉल्यूशन, t बराबर 2 पुट करेंगे तो ये 1 ये k ये 2 का स्क्वायर, k बराबर हो गया 1/4। तो अब ये जो v है वो क्या आ गया t स्क्वायर बाई 4 साथ में dt, ठीक है, t स्क्वायर बाई 4 साथ में dt। अब कितने समय में चाहिए, 0 से 4, 0 से 4 है, समाकलन करेंगे तो t स्क्वायर का होगा t की क्यूब बाई 3 इंटू में 4, ये आ गया 0 से 4। अब यहाँ पे कितना हो गया, तो ये 4 रखेंगे तो 4 की क्यूब भाग में 4 है तो ये हो गया 16 भाग में 3, आंसर आ गया 16/3 मीटर। समझे, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आसान भाषा में कहें तो ये अगर आ गया तो फिर उसके बाद समाकलन है। तो अगर आपको अवकलन और समाकलन की नॉलेज है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। ऐसे और भी कर्व हो सकते हैं,
तो कर्व बेस अपन और भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन पहले अपन आगे बढ़े और नेक्स्ट अपना जो चैप्टर है, इसी में यही जो चैप्टर है सरल रेखा में गति, इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बेसिक ऑफ मोशन जो है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है और यहीं से स्टार्ट होता है सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति जो है वो एक उदाहरण है, क्या है? उदाहरण है किसका? समत्वरित गति का। जी हाँ, समत्वरित गति का। कहने का मतलब कि सरल रेखा में गति, जब कोई कण है, कोई निकाय है, कोई पिंड है, वो सरल रेखा में गति करता है तो उस गति के दौरान उसका जो त्वरण है वो नियत रहता है। उसका त्वरण जो है वो क्या रहता है? नियत रहता है। अब A बराबर होता है dV/dt। A बराबर क्या होता है? dV/dt। अब इसका मतलब dV बराबर AdT, dV बराबर AdT और V बराबर क्या होगा? AT+C। सही है? अब क्यों? क्योंकि A तो नियत है, अब इसका समाकलन किया तो A तो नियत है, dt का समाकलन T और फिर प्लस में क्या आ गया? C। अब ये जो बात है ये क्या है? ये इक्वेशन है y बराबर mx + c। तो इसका मतलब वेग समय आरेख, वेग समय आरेख जो है वो कैसा होगा? सरल रेखा होगा। ऐसा होगा? सरल रेखा होगा। यानी कि कोई कण सरल रेखा में गति करता है, समत्वरित गति। तो समत्वरित गति के लिए तो है ही है, लेकिन अपना टॉपिक जो है वो सरल रेखा में गति है। तो समत्वरित गति के लिए बात फिक्स है कि समत्वरित गति में वेग समय आरेख क्या होता है? सरल रेखा होता है। और इस रेखा की ढाल जो है वो किसे व्यक्त करती है? त्वरण को। देखो यहाँ पे इस रेखा की ढाल जो है किसे व्यक्त कर रही है? त्वरण को व्यक्त कर रही है। बात आपको बताई थी, वेग समय आरेख सरल रेखा हो, इसकी ढाल त्वरण को व्यक्त करेगी। ठीक है ना? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर अपन आगे बढ़े तो V बराबर, ठीक है, तो पुनः अगर अपन देखें V बराबर होता है dx/dt, ये आ गया AT+C। अब यहां से फिर समाकलन करो तो dx का इंटीग्रेशन, AT+C का भी इंटीग्रेशन। ठीक है, यहां पे आ गया dt। अब dx का समाकलन होगा x, dx का समाकलन क्या होगा? x। ठीक है, dx का समाकलन होगा x और AT+C, AT+C तो A t की जगह t²/2, c की जगह ct+c'। ये समाकलन हो गया। अब ये विस्थापन है, ये समय है, एक तरफ पावर 1, एक तरफ पावर 2, विस्थापन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होगा विस्थापन समय आरेख, विस्थापन समय आरेख जो है वो क्या होगा? परवलयाकार होगा। और परवलयाकार भी होगा, वो किस अक्ष के अनुदिश होगा? विस्थापन अक्ष के अनुदिश। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कोई कण सरल रेखा में गति कर रहा है, कोई कण सरल रेखा में गति कर रहा है, उसका विस्थापन समय आरेख होगा कैसा होगा भाई? परवलयाकार होगा। कैसा होगा? परवलयाकार होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें यहां से आती है और बिल्कुल आसान है। देखो केवल फॉर्मूला लगाया और समाकलन किया। देखो a बराबर dV/dt, जहां से v बराबर है AT+C। अब ये पता चल गया सरल रेखा का समीकरण है तो वेग समय आरेख सरल रेखा हो गया। हमने दोबारा इसको सोल्व किया तो फिर हमें पता चल गया कि विस्थापन समय आरेख कैसा हो गया? परवलयाकार। और परवलय को पहचानना जो है वो बड़ा आसान है। एक तरफ पावर 1, एक तरफ पावर, जिस की पावर 1 है परवलय उसी अक्ष के अनुदिश होगा। तो यहाँ पर विस्थापन अक्ष के अनुदिश ग्राफ कैसा होगा? आरेख कैसा होगा? परवलयाकार। ठीक है, तो ये सरल रेखा में गति के इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब समत्वरित गति, सरल रेखा में गति एक उदाहरण है समत्वरित गति का। अब समत्वरित गति में अगर अपन देखें, समत्वरित गति के समीकरण,
समत्वरित गति के समीकरण, देखो ये गति के समीकरण जो है, देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, गति के समीकरण किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किए, ठीक है, कि गति के समीकरण देने वाला वैज्ञानिक कौन था, किसने गति के समीकरण जो है वो प्रयुक्त किए, ठीक है, किसने गति के समीकरण दिए, तो वो जो था उसका नाम था गैलीलियो। बहुत से लोग सोचते हैं कि न्यूटन आएगा, नहीं, गैलीलियो। न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, गैलीलियो ने गति के समीकरण दिए थे। अब ये तो सबको पता है, v बराबर u प्लस at, समत्वरित गति का पहला समीकरण, ये कौन सा समीकरण है, पहला, v बराबर u प्लस at। अभी अभी अपन ने देखा था v बराबर at प्लस c, वेग समय आरेख सरल रेखा, समत्वरित गति में वेग समय आरेख सरल रेखा, t बराबर 0 पर जो वेग है वो प्रारंभिक वेग है ना, t बराबर 0 पर c बराबर u, फिर v बराबर u यानी प्रारंभिक, तो यहाँ पे ये u आ गया, ये 0 आ गया, c आ गया, तो c बराबर u, तो यही समीकरण आ गया। दूसरा जो समीकरण था वो क्या है, वो है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो ये भी समीकरण अभी मिला था अपने को, हमने सोल्व किया था, x बराबर at स्क्वायर बाई 2 प्लस ct प्लस c डैश, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें c की जगह अपना u आएगा, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर और c डैश 0, क्योंकि विराम अवस्था से, ठीक है, मूल बिंदु से या फिर विराम अवस्था से अपनी गति प्रारंभ करता है, तो s बराबर हो गया ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा जो समीकरण है वो क्या है, वो कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से t की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, तीसरा इक्वेशन आएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये समीकरण, तो ये समीकरण 3। अब पहला समीकरण जो है वो बता दिया वेग समय आरेख सरल रेखा, दूसरा समीकरण जो है वो बता दिया विस्थापन समय आरेख परवलयाकार, लेकिन तीसरा समीकरण जो है, ये दोनों बातें तो अपन ने अभी देखी है, तीसरा जो समीकरण है वो किसे बता रहा है, तीसरा समीकरण दोस्तों किसे बता रहा है कि ये वेग है, ये विस्थापन है, तो वेग विस्थापन आरेख, वेग विस्थापन आरेख जो है, तो वेग विस्थापन देखें तो वेग की पावर 2, विस्थापन की पावर 1, ये नियत है, ये नियत है, तो वेग विस्थापन आरेख कैसा होगा, परवलयाकार होगा। कैसा होगा, परवलयाकार। किस अक्ष के अनुदिश होगा, जिसकी पावर 1 है, वो पावर 1 किसकी है, विस्थापन की, तो विस्थापन अक्ष के अनुदिश, विस्थापन अक्ष के अनुदिश, ठीक है। तो ये जो है ये समत्वरित गति के समीकरण हैं, जो किसने प्रतिपादित किए, गैलीलियो ने। किसने प्रतिपादित किए, गैलीलियो ने। तो गैलीलियो के समीकरण आपने देखे। अब जो है एक और इंपॉर्टेंट बात, वो है गैलीलियो का nth सेकंड, nवें सेकंड का विस्थापन। तो nवें सेकंड का विस्थापन हम देखते हैं दोस्तों, हम गैलीलियो का nवें सेकंड का विस्थापन, nवें सेकंड का विस्थापन, ये भी समत्वरित गति के लिए देख रहे हैं। समत्वरित गति के लिए nवें सेकंड विस्थापन देखें तो nवें सेकंड का विस्थापन s nth बराबर क्या होगा। जैसे क्रिकेट में बात करें, क्रिकेट में क्या है कि मैच स्टार्ट होता है, शुरुआत में स्कोर 0-0, एक ओवर हुआ स्कोर हो गया 5 पर 0, ये पहला ओवर हो गया। 2 ओवर हुआ स्कोर हो गया 16 पर 0, 3 ओवर हुए स्कोर हो गया 22 पर 0, 4 ओवर हुए स्कोर हो गया 28 पर 0, 5 ओवर हुए स्कोर हो गया, 5 ओवर का मैच मान लेते हैं, 5 ओवर स्कोर हो गया 32 पर 1। ठीक है। अब अगर कोई पूछे कि भाई तीसरे ओवर में कितने रन बने, तीसरे ओवर में कितने रन बने, तो वो क्या होगा, 3 ओवर का स्कोर माइनस 2 ओवर का स्कोर, कि पर्टिकुलर तीसरा ओवर यहां से स्टार्ट हो, 2 खत्म होने के बाद तीसरा शुरू होता है और यहां पर तीसरा ओवर खत्म होता है। तो कितने बने, 22 माइनस 16। ठीक है। तो ऐसे ही nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट अगर देखें तो वो होगा n सेकंड में तय दूरी माइनस n माइनस 1 सेकंड में तय दूरी। nवें सेकंड का विस्थापन क्या हो गया, n सेकंड का विस्थापन माइनस n माइनस 1 सेकंड का विस्थापन। अब इससे क्या लिखेंगे, तो समत्वरित गति के लिए तो s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहां से हो गया un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un माइनस 1 प्लस हाफ an माइनस 1 का होल स्क्वायर।
इस पूरे को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा u प्लस a बाई 2 साथ में 2n-1 ऐसा है। तो समत्वरित गति जहां नाम आ जाए, समत्वरित गति के कोई उदाहरण हो, जैसे हम जो पढ़ रहे हैं सरल रेखा में गति, तो सरल रेखा में गति के लिए तो ये है। लेकिन नॉर्मल अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई s बराबर दे रखा है t की क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस -1, अब वो पूछे कि भाई चौथे सेकंड का विस्थापन ज्ञात करो, तो अब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये देखो समत्वरित गति के लिए दूरी विस्थापन आरेख परवलयाकार होना चाहिए, ये परवलयाकार नहीं है, इसकी पावर 1 इसकी पावर 3। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि nवें सेकंड का विस्थापन देखो समत्वरित गति है तो ही ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो गया nवें सेकंड का विस्थापन। ठीक है, तो 4 इक्वेशन जो है वो अपने को याद रखनी है। v बराबर u प्लस 80, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, और जो लास्ट है वो है s nth इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 साथ में 2n-1। ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। ठीक है ना? तो उस क्वेश्चन को और ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें कि कैसा क्वेश्चन है, किस लेवल का क्वेश्चन है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आपको देखो, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन जो है वो मैं आपको देता हूं। v बराबर अल्फा अंडर रूट एक्स, ध्यान से देखना, v बराबर अल्फा अंडर रूट एक्स कि वेग जो है वो विस्थापन पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। अब पूछेगा v बराबर अल्फा अंडर रूट एक्स है तो विस्थापन समय की किस घात पर निर्भर करेगा, किस घात पर निर्भर करेगा, ये बात। t की घात 1, t की घात 2, t की घात 3, t की घात 1/2, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। किस घात पर निर्भर करेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस बात को आपको कैलकुलेट करना है कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो पूरा सिंप्लीफाई करो। जैसे v बराबर अल्फा अंडर रूट एक्स है तो v का मतलब होता है dx अपॉन dt अल्फा अंडर रूट एक्स। अब x वाले एक साइड और t वाले एक साइड, तो ये हो गया dx अपॉन में अंडर रूट x बराबर अल्फा साथ में dt। अब क्या कर लो, समाकलन कर लो। तो देखो आपने जरूर देखा होगा अंडर रूट x का अवकलन होता है 1 अपॉन में 2 अंडर रूट x। तो इसका जो समाकलन है वो क्या होगा, अंडर रूट x। तो इसका अवकलन और इसका समाकलन, ये अवकलन और ये समाकलन, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स का होगा अंडर रूट एक्स। तो इसका मतलब कि 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का जो समाकलन है वो क्या होगा, 2 अंडर रूट एक्स। तो इसका आंसर जो है ये आ गया 2 अंडर रूट एक्स बराबर अल्फा टी प्लस सी। ठीक है, अब ये देखो यहां से अगर अपन देखें तो इस 2 को भूल जाओ, 2 को इधर ले आओ, तो अंडर रूट एक्स बराबर अल्फा टी प्लस सी भाग में 2, या फिर अल्फा बाई 2 प्लस सी बाई 2। अब x बराबर आपको चाहिए तो x बराबर हो गया इसका होल स्क्वायर, अल्फा टी प्लस सी अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। तो x जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है, t की घात 2 पर। किस पर निर्भर कर रहा है, t की घात 2 पर। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है।